नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 बजे रात पूरे दिन के बाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का गठन कर दिया। इसमें कुल 39 सदस्य हैं। सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह हैं, कमलेश्वर पटेल हैं, मीनाक्षी नटराजन हैं और छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 नाम हैं। एक हो गया फूलो देवी नेताम का और दूसरा नाम है ताम्रध्वज साहू का। यानी CWC की जो आज लिस्ट जारी की गई 39 लोगों की, उसमें मध्य प्रदेश से 3 और छत्तीसगढ़ की राजनीति से 2 नाम हैं। ये फूलो देवी नेताम की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके पहले आपने ताम्रध्वज साहू की तस्वीर देखी। यानी कुल दोनों प्रदेशों से, ये मीनाक्षी नटराजन है, यानी दोनों प्रदेशों को मिला दिया जाए तो CWC। कुमारी सैलजा प्रभारी हैं, इनका भी नाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि प्रेसिडेंट हैं तो इनका नाम होना ही चाहिए। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। ये देखिए, बाकायदा हम आपको 39 लोगों की है। उसके बाद परमानेंट इनवाइटीज हैं। ये CWC के मेंबर जो हैं, ये हम आपको वो सूची जारी कर दिखा रहे हैं जो 24 अकबर रोड से जारी की गई, यानी कांग्रेस दफ्तर से जारी की गई है। कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं और दिग्विजय सिंह का नाम तो है ही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कैबिनेट के साथ महासमुंद जिले से पूरे प्रदेश के लिए सौगातों की बारिश कर दी। यहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम ने किसान न्याय योजना समेत अलग अलग योजनाओं के तहत कुल 2055 करोड़ रुपयों के हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री ने 704 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने महासमुंद नगर पालिका को नगर निगम और ग्राम भोरिंग को नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया। $2055 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का आज वितरण किया गया है। ये बहुत बड़ी राशि। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजीव जी के सपनों को साकार रूप दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। यानी बीजेपी सरकार के 20 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इस कार्यक्रम में शाह ने गरीब कल्याण महाअभियान की भी शुरुआत की। इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वहीं रिपोर्ट कार्ड को कांग्रेस कह रही है कि यह झूठा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी शंखनाद करने के बाद रविवार को भोपाल पहुंचे अमित शाह ने प्रदेश सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड की बुकलेट जारी की। बुकलेट 32 पेज की है। 41 दिन में ये अमित शाह का MP में चौथा दौरा है। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमले भी किए। अमित शाह ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। इन्होंने विकास की कंपैरिजन लेकर मध्य प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। करप्शन की बातें लेकर मध्य प्रदेश को जनता को जवाब देना चाहिए, और अगर हिम्मत है तो दे। अमित शाह एक तरफ कांग्रेस पर बरसे तो दूसरी तरफ CM शिवराज सिंह चौहान की तारीफों के पुल बांधे। अमित शाह ने शिवराज को मेहनती मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने के बाद उमा भारती, बाबूलाल गौर और फिर शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू शब्द से मुक्ति मिली है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर शिवराज जी ने जिस प्रकार से मोदी जी की हर योजना को नीचे पहुंचाया है, वो आने वाले समय में ये नींव पर हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास को नई गति मिली। वहीं प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड को झूठा बता रही है।
जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बने हैं, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास को नई गति भी मिली और नई दिशा भी मिली। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश दुगनी गति से आगे बढ़ा। जो बीमारू राज्य था 2003 से पहले, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज हमारा संकल्प है कि अपने मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिस पे मैं कमेंट करूं, क्योंकि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम रिपोर्ट कार्ड पढ़ के भी क्या करेंगे। एक फेल्ड स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड को कौन पढ़ता है? कोई टॉपर हो तो पढ़े उसकी। हिसाब मध्य प्रदेश की जनता को यह देना है कि लाखों करोड़ रुपए का ये जो कर्जा आपने मध्य प्रदेश की आम जनता के ऊपर चढ़ाया है, अगर किसी वर्ग का भला नहीं हुआ तो ये पैसा कहां गया। इस दौरान 4 वीडियो सॉन्ग भी रिलीज किए गए, जिनमें प्रदेश सरकार की योजनाओं को गिनाया गया है। वहीं एक वीडियो में दिग्विजय सिंह के शासनकाल को ब्लैक और शिवराज सिंह के शासन को व्हाइट में दिखाया गया है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। इधर भोपाल में बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश कार्यसमिति की अंतिम बैठक ली। शाह ने सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया। उन्होंने ये कहा कि इस बार कांग्रेस को रोक लिया तो गारंटी है वो अगले 30 साल तक नहीं आ पाएगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि विजय आपका पराक्रम और लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने यानी अमित शाह ने राम मंदिर और धारा 370 का भी जिक्र किया। अमित शाह की क्लास अटेंड करने के बाद बीजेपी के नेता उत्साहित देखे गए, उत्साह से भरे नजर आए। सर क्या कहेंगे, कितनी ऊर्जा के साथ में रही है बैठक? सर चलते बहुत ऊर्जा, ऐतिहासिक अभूतपूर्व बैठक रही। रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया, उसको लेकर कांग्रेस बड़ा सवाल खड़े कर रही है। कर ही नहीं सकती, उन्हें चुनौती दी है अमित भाई ने। हम भी चुनौती देते हैं कि जिस भी विकास के मुद्दे पर कांग्रेस के किसी भी नेता को बात करनी हो, हम तैयार हैं। कि हम सब ने आज संकल्प लिया है कि देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश को परम जगह तक पहुंचाए। जिस उद्देश्य से माननीय अमित शाह जी आए थे, उसी उद्देश्य को पूरा करके गए हैं। हमें बताया गया और सुनाया गया कि भारत का वैभव क्या था, क्या चाहिए, होना चाहिए। यानी मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले भारत के वैभव की बात की गई, अगर यशोधरा राजे सिंधिया को माना जाए तो। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब को अपनी गवाही के दम पर फांसी दिलाने वाला परिवार एक सम्मान समारोह में रायपुर पहुंचा है। 9 साल की उम्र में कसाब की गोली से जख्मी होने के बाद भी उसे पहचान कर गवाही देने वाली देविका और उनके पिता नटवर लाल ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दोनों ने बताया कि कैसे उन्होंने जान के खतरे के बीच अपना फर्ज निभाया, लेकिन दुख इस बात का है कि उस त्रासदी के दौरान कई चीजें आगे बढ़ जाती हैं तो आगे बढ़ गई हैं। तो फिलहाल सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। तो देविका हमारे साथ है, देविका से बात करेंगे। सबसे पहले तो IBC 24 की तरफ से आपके जज्बे को सलाम है। आपने बहुत हिम्मत का काम किया और आतंकी को उसकी सजा दिलाई। क्या हुआ था उस दिन, पहले तो ये बताएं। आप लोग घर से निकले होंगे, सामान्य दिन था, कहाँ जा रहे थे आप लोग, कैसे पहुंचे थे और क्या हुआ? 26/11/2008 नवंबर की रात मैं मेरे फैमिली के साथ थी। जैसा हर दिन जाता है वैसा नॉर्मल था पहले हमारे लिए, कि हमारा प्लानिंग हुआ कि हम पूना जाएंगे बड़े भाई को मिलने के लिए। तो हम बांद्रा से CST गए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। वहाँ CST में 12 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, गोली फायरिंग होने लगी, बॉम्ब स्पॉट हुआ। अचानक से लोग भागने लग गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है वहाँ पर। मैं हर एक की लाशें देखती वहाँ,
किसी को सर पे गोली लग रही है तो किसी को पैर पे लग रही है। मैं भी भागने की कोशिश करती हूँ मेरे पापा के साथ, तो एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है, मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ गोली लगने के बाद। गोली लगने के पहले मैं वहाँ एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे लिए वो समझना तभी बहुत मुश्किल था। कितनी सारी पब्लिक थी, लोग ऐसे ही भाग रहे थे और कसम अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। ऐसा लगा था हम सब उसके दुश्मन हैं, मतलब हमें मार के उसे खुशी मिल रही है। पापा तो मेरे साथ ही थे और पापा ने तो वहाँ दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को देखी थी। तो आपसे अप्रोच कब किया गया गवाही को लेकर, या आप लोगों ने सोचा या पुलिस ने अप्रोच किया, क्या हुआ था दर्शकों को बताएं। जब मुझे गवाही के लिए बोला गया, मुझे ऑफिसर से कांटेक्ट किए गए थे, बोले थे कि हमने स्टेटमेंट दिया था कि हमें गोली लगी है। फिर पूछा गया था हमसे कि आपने आतंकवादी को देखा है क्या, तो हमने बोला हाँ हमने देखा है। तो बोले आप कोर्ट में आने के लिए गवाही देने के लिए तैयार है, तो हमने बोला हम रेडी है, हम ज़रूर आना चाहते हैं कोर्ट में और ऐसे आतंकवादी को सजा दिलाना चाहते हैं। तो मैं और मेरे पापा 10 जून को 2009 को कोर्ट रूम में गए थे और हमारे सामने 3 आतंकवादी रखा था। उसमें से मुझे कसाब को पहचाना था। वो 2 शख्स कौन और थे मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कसाब को पहचानी थी। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब, जिसे मैंने आइडेंटिफाई किया था। जब मैं विटनेस बन गई, विटनेस बनने के बाद काफ़ी लोग जानने लगे, तो हमें धमकियाँ आई, बोला गया कि आप इस केस से हट जाओ, हम आपको मार देंगे, आपके साथ जो कुछ भी कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते हम आपके साथ क्या करेंगे। काफ़ी रिश्तेदारों ने पीछा छोड़ा दिया था हमसे। जब विटनेस बन गए थे हम, तो वो लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। उन्हें डर लगा कि हम क्यों मरे इनके साथ, अगर ये मर रहे तो इन्हें मरने दीजिए, हम क्यों मरे। सबको अपनी जान प्यारी थी। तो सरकारों ने भी, तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने वादा किया होगा इलाज का खर्चा या मुआवजा या घर की ऐसी कोई बात, नौकरी की बात, कुछ वादे किए थे आप लोगों से और वो वादे पूरे हुए कि नहीं? सरकार से तो काफ़ी वादे आए मुझे, रहने का, घर का आपका व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई लिखाई में हम आपके साथ देंगे। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हुई है, कुछ चैनलों में हुई है तो कुछ बिना चैनलों में हुई है। जो भारत सरकार से मुझे वादा किया गया था हम आपका रहने का, घर का करेंगे, वो अब तक मुझे नहीं मिली गई है भारत सरकार से। और आज तक मैं सरकार से लड़ रही हूँ। मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल भी किया गया है घर के लिए, बट अब तक कुछ उसका नतीजा नहीं आया। जब हम कोर्ट में गए 10 जून को, कोर्ट देने के बाद में बाजार में व्यापारी लोग सब हट गए, बोले नहीं आप बाजार मत आओ, आपके पीछे आतंकवादी आ जाएगा तो देखेगा तो हम लोग बाजार में लफड़ा हो जाएगा, फायरिंग होगा। तो सब बाजार में व्यापारी लोग ना बोलते, अब तो हम घर बैठे रहते, चौपट हो गए, धंधा बिजनेस खत्म हो गया हमारा। आज भी खत्म ही, आज घर पे ही बैठे हम लोग, चुप डरते हैं व्यापारी लोग। आज भी डर रहे हैं? आज भी डरते हैं, क्यों? कभी आतंकवादी आ गए तो आज भी हाँ। तो अच्छा, लोग जो है डरते हैं गवाही देने से, आप लोग आज भी मजबूत खड़े हैं, गवाही देने के बाद भी लड़ रहे हैं स्थितियों से? हाँ, डरता हम लोग कहीं नहीं है। भले दाऊद हो, भले कोई भी भाई हो, भले पाकिस्तान के आतंकवादी हो, उससे सामने खड़ा करना तो हम लोग तैयार है। बाप बेटी वो जिंदा हम लोग सामने है, ये बात है हमारी। देखिए, सरकारों को ये सोचना चाहिए, सोचने का विषय है और उम्मीद करते हैं कानों तक ये बात जाएगी। एक परिवार है जो आतंक के खिलाफ 2008 से आज तक खड़ा हुआ है, गवाही दिए हैं, आज भी इनका रोजगार जो है प्रभावित हो रहा है आतंकियों के डर से। रतन टाटा मदद कर रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, मदद नहीं कर रही है तो वो है सरकार। उम्मीद करते हैं आंख खोलने वाली हमने रिपोर्ट दिखाई है। केंद्र हो चाहे महाराष्ट्र की राज्य शासन, परिवार की पीड़ा समझेगी जिसने आतंकी को फंदे तक पहुंचाया, और इनका जो अधिकार था, जो खुद सरकारों ने वादा किया था, वो पूरा होगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बैतूल से एक बड़ी खबर है, हिंदू संगठनों ने रैली निकाली है। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, विधानसभा प्रभारी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया है। RSS और बजरंग दल पर टिप्पणी की थी। मुल्ताई थाना इलाके का मामला है, यानी ये इसलिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि RSS और बजरंग दल पर टिप्पणी की गई थी और ये उन्हें नागवार गुजरी है। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप IBC 24 के साथ बने रहिए। नमस्कार।